नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा। भारत की स्थिति विकट है, कहीं बलात्कार है, कहीं हत्याएं हैं और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश छोड़ के भाग गए, फरार हो गए हैं, देश घूमते रहते हैं, जैसा कि उनका लक्षण रहा है सब समय, हर समय। उनका काम केवल एकमात्र बचा हुआ है राज्य सरकारों को अस्थिर करना, उनको गिराना और अपना सरकार बनाना। इसी प्रोसेस में वो झारखंड में चंपई को भी उन्होंने लालच दिया था और इसी तरीके से कई जगह पर वो करते रहे हैं। मेरे साथ हैं आरजेडी के नेता प्रभात कुमार। हम जानेंगे कि किस तरह से भारत में वो खुद को स्थापित कर पा रहे हैं इंडिया गठबंधन के तहत और किस तरह नरेंद्र मोदी की एनडीए सरकार दाएं बाएं कर रही है, यह क्या स्थिति है। प्रभात जी, आपका बहुत बहुत स्वागत समरभूमि में है। धन्यवाद रोहित जी, आपके सारे दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। आपकी जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, उनकी स्थिति दिन ब दिन अच्छी हो रही है या बुरी हो रही है, आप क्या लगता है आपको है? जैसे देखिए, अभी इंडिया गठबंधन का स्थिति अच्छी हो रही है। अगर चुनाव के पहले की स्थिति देख लीजिए तो चुनाव में जो प्रदर्शन रहा इंडिया गठबंधन का, लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ मैं, तो उस समय काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा जो पिछले चुनाव से अगर हम कंपेयर करते हैं। सरकार बनाने में हम लोग थोड़े से सीटों से चूक गए हैं, लेकिन उसको अगर ओवरऑल प्रदर्शन के रूप में देखेंगे तो हम लोग अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। और आगे भी जिस तरह से सरकार जो अभी चल रही है और भाजपा का जो सीट कम हुआ है, तो जिस तरह से उनकी सीटें कम हुई और जिस दबाव में या जिस ये कहें कि जैसे उस लहजे में जो पहले की सरकार, जो इसके पहले वाली जो सरकार थी, मोदी 2 का जो था, 2.0 कहिए उसको, तो वो सरकार जिस तरह से सरकार चला रही थी, वो मैंने जो मोदी चला रहे थे उसमें, आज वो स्थिति में नहीं है। वो कॉन्फिडेंस उनके अंदर नहीं दिखता है और न पूरे सरकार का वो इकबाल दिख रहा है। तो इसका असर मैंने आप देख सकते हैं। उसको दूसरे लहजे में कहेंगे कि विपक्ष सरकार पर ज़्यादा मजबूती से बना रहा है, इसके कारण ऐसा हुआ। इसमें एक चीज़ बताइए हमको, आप लगातार नरेंद्र मोदी सरकार ने 3 बिल लाया था, जिसमें कि आपको वक्फ का था, फिर आपको लेटरल एंट्री था, फिर आपको इसका था, जो भी है। तो इसके तीनों बिल गिर गया, वापस करना पड़ा इनको। तो क्या लगता है कि क्यों वापस करना पड़ा इनको? देखिए, मैंने लेटरल एंट्री वाला जो मामला है, तो लेटरल एंट्री का जो काम है, जो अध्यादेश चाहे जिस तरह से भी कानून बनाया गया है, वो 2005 से चल रहा है। तो मैंने कांग्रेस की सरकार के दौरान ही उसका मैंने खाता तैयार, वीरप्पा मोइली थे उस समय उसको कोई मंत्री, विभागीय मंत्री, उन्हीं के टाइम में इसका शुरुआत किया गया। वीरप्पा मोइली के टाइम में ये आया था। उस समय बाद में लेटरल एंट्री किसी न किसी रूप में पहले से भी चल रही थी, लेकिन मोदी ने, जैसे आपको बता दें, वो सारे काम मोदी ने किए हैं जो कांग्रेस पहले करती थी और इसका ही लोग विरोध करते थे। मनरेगा का ही लोगों ने खूब विरोध किया, मैंने कई आधार कार्ड का बहुत विरोध किया था इन्होंने, और फिर इन्होंने आधार कार्ड लागू कराया, मतलब कठोरता से आधार कार्ड जरूरी करवाया। तो उसी तरह से लेटरल एंट्री कभी कभार कुछ पहले हुआ यूज उसका, लेकिन जब से मोदी सरकार आई है, ये उसको माने खुलेआम बड़े पैमाने पर उसका दुरुपयोग शुरू, तब जाकर के लोगों के संज्ञान में आया कि लेटरल एंट्री से ऐसा हो रहा है और इसका विरोध होना शुरू हुआ। कुछ लोग कहे कि आरएसएस के जो कैडर हैं उसी को भर्ती किया जा रहा था। मतलब किसी को जो, देखिए, लेटरल एंट्री में जब भी होगा तो जो सत्तारूढ़ दल रहेगा वो अपने शुभचिंतकों के लिए ही वो काम करेगा, तो विरोधी लोगों को तो बैठाएगा नहीं। तो चाहे आरएसएस के रहें, भाजपा के रहें, उनके बाल बच्चे रहें, उनके समर्थक रहें, माने जो उनके कीन होंगे उन्हीं को रखेंगे। ये तो तय बात है, जो भी सरकार में रहेंगे। तो एक तो वो हुआ, उसका विरोध हुआ
कड़ा माने जनता ने सड़क पर विरोध किया और विपक्षी पार्टियों ने सदन के अंदर विरोध किया। यार वक्फ बोर्ड की बात है तो वक्फ बोर्ड में भी जो सरकार का जो एटीट्यूड है, असल में उनको वक्फ बोर्ड से कुछ लेना देना ज़्यादा नहीं है। वो जो चुनाव में उनकी हार हुई है ना, चुनाव में उनकी हार हुई है, नहीं, मेरा सवाल ये था कि गिरी है। पार्लियामेंट में उनका बहुमत है, फिर भी इनको वापस लेना पड़ा, ये हाँ, क्या कारण है इसका? नहीं, पार्लियामेंट में बहुमत है, लेकिन पार्लियामेंट मतलब कि लोकसभा में बहुमत है, राज्यसभा में अभी बहुमत उनका नहीं है। तो राज्यसभा में सरकार कोई अध्यादेश गिर जाएगा, तो इसके चलते उन्होंने अच्छा, तो लोगों को टटोला उन्होंने, कितना विपक्ष के लोग हमारे साथ टूट करके आते। यहाँ स्थिति ऐसी हो गई कि धर्मनिरपेक्ष पार्टियों के नाम पर, समाजवादी पार्टियों के नाम पर जो ये लोग कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लेकर के चलते हैं, गठबंधन बनाते हैं, लेकिन इनका जैसे नीतीश कुमार और तेलुगु देशम पार्टी के, इनका भी एक आधार वोट है, में मुस्लिमों की वोट की संख्या बहुत बड़ी है, और अगर वक्फ बोर्ड के अध्यादेश का ये लोग समर्थन करते तो इनका वोट बैंक टूटता। तो वैसी स्थिति में उनको टटोलना था, जस्ट भाजपा को वक्फ बोर्ड के अध्यादेश को लागू करने से ज़्यादा एक मैसेज देना था जनता में कि हम देखिए मुसलमानों को तंग करने में लगे हुए हैं लगातार, और हिंदू वोट को बलबंद किया जाए। जो हिंदू वोट कास्ट बेसिस पर, या फिर कहे कि जो बहुजन और माने अग्रजन का जो लड़ाई जो सड़क पर आ गया है और ये रिजर्वेशन को लेकर के, तो उसमें जो पिछड़ों और दलितों का जो वोट टूटा इनके साथ से, उसका अभी यूपी में उसका बहुत बड़ा उदाहरण देख सकते हैं, जो वहाँ इनकी बुरी हार हुई है, उसका नतीजा यही हुआ है। तो जब उन्होंने देखा कि हिंदू वोट की गोलबंदी टूट रही है, तो उसके कारण उन्होंने ये अध्यादेश लाया है। उसको वक्फ बोर्ड से न लेना है न देना है, कुछ नहीं करना। वो सिर्फ दिखाना चाहते थे कि देखिए हम मुसलमानों को तंग करने के लिए अभी भी हैं, चाहे हमारी सीट घट जाए, सीट बढ़ जाए, हम उनको तंग करें। तो ये एक चीज़ हमको जानना था कि अभी लगातार बांग्लादेश में सत्ता पलट हुआ है, तो नरेंद्र मोदी सरकार ने CAA लाया था, कानून एक, तो क्यों नहीं ये बांग्लादेश में जो हिंदू बचे हुए हैं, जिनको कि ये बोल रहे हैं कि वहाँ तंग किया जा रहा है, CAA के तहत भारत में ले आया जाए? मात्र 1,20,00,000 की तो है वहाँ आबादी हिंदुओं की बांग्लादेश में। यही सवाल तो उनसे पूछा जाना चाहिए। ये सवाल गृह मंत्री से और प्रधानमंत्री से पूछा जाना चाहिए कि आखिर आप हिंदुओं के प्रति इतने चिंतित, देश के हिंदुओं की तो छोड़ दीजिए, वो पाकिस्तान के हिंदुओं के प्रति चिंतित हैं, अफगानिस्तान के हिंदुओं के प्रति चिंतित हैं, बांग्लादेश के हिंदुओं के प्रति चिंतित हैं, उन्हीं देश के हिंदुओं के लिए चिंतित है जहाँ की मुसलमान माने इस्लामिक देश है। तो उनके लिए चिंतित जब हैं, इतनी चिंता है उनके पास, तो वो सभी को इनवाइट करे, भाई सभी अपने अपने देश छोड़ के आइए, हम यहाँ आपको नागरिकता देंगे। तो नहीं ला रहे हैं, इसका मतलब क्या लगता है कि मतलब ये दिली इच्छा नहीं था लागू करने का उनका? ये स्टंट है, और ये जैसे जो जहाँ बंटवारे के बाद, भारत पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ, बंटवारे के बाद जो हिंदुओं को लगा कि हमको पाकिस्तान में, पूर्वी पाकिस्तान या पश्चिमी पाकिस्तान में जहाँ भी रह रहे थे, उनको लगा कि हम यहाँ रहें, हमको यहाँ छोड़ के जाना उचित नहीं है, तो उन्होंने वहाँ रहने माने रुकना ही अच्छा समझा अपने लिए। और आज स्थितियाँ बदली हैं, भारत में भी मुसलमान रुक गए, सारे मुसलमान पाकिस्तान या बांग्लादेश में नहीं गए। तो वैसी स्थिति में उन्होंने अपना भला देखा होगा कि नहीं हम यहाँ रह सकते हैं, तो रहे। हाँ, कोई तो नहीं, तो रहे। तो आज भारत में स्थिति बदली, वहाँ भी स्थिति बदली। भारत में एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाया गया जो मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को संरक्षण दे रही थी। पाकिस्तान बांग्लादेश में वो स्थिति नहीं रही। बांग्लादेश मतलब पूर्वी पाकिस्तान का ही उस समय का। तो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में ये स्थिति नहीं रही कि हिंदुओं को संरक्षण दें। वहाँ की सरकारें ये धार्मिक सरकार हो गई, इस्लामिक सरकार हो गई, और उन्होंने अल्पसंख्यकों के हितों को नज़रअंदाज किया, बल्कि उनके हितों को कम किया। तो ऐसी परिस्थिति में वहाँ के लोगों के साथ एक समस्या आई, यहाँ के लोगों के पास भी समस्या अब जाकर के उभर रही है, जब कट्टर हिंदुत्व भारत में भाजपा या संघ द्वारा बढ़ाया जा रहा है उसको।
प्रतिपादित किया जा रहा है और उसको फैलाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में मुसलमानों के साथ समस्या है, लेकिन इस बीच में मुसलमानों की आबादी बढ़ी और वहाँ यहाँ से पलायन पहले नहीं हो रहा था, लेकिन वहाँ से पलायन हुआ, लोग आए, भारत में भी गए, दूसरे दूसरे देशों में भी गए। लगातार बारिश हो रही है, हमको लगता है जगह बदलना पड़ेगा। तो मौसम खुशनुमा है, लगातार बाहर बारिश हो रही है और हम भी खुले में बैठे हुए हैं और ये बारिश का असर था, हमें जगह बदलना पड़ा। हम फिर से चीज़ों को शुरू करते हैं वहाँ से जहाँ से बात खत्म हुई थी हमारी। हाँ बताएं। हाँ, तो वो जो है ना, मैंने जैसे ये सवाल तो है, और ये सभी जो हिंदुत्व के कट्टर समर्थक हैं, जिनकी चिंता पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदुओं के प्रति गहरी है, उनसे ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि क्यों नहीं सीएए के अंदर सभी को इनवाइट किया जाता। अभी बॉर्डर पर घुस रहे थे हिंदू, बिहार के बॉर्डर पर भी घुस रहे थे और कई जगहों पर घुसने की कोशिश कर रहे थे, जो अभी जो इंसर्जेंसी बांग्लादेश में चल रही थी उस दौरान, तो उनको रोकने का प्रयास किया गया। यहाँ की बीएसएफ जो है उनको घुसने नहीं दिया। तो हम तो कहते हैं कि भाई यहाँ तो इनवाइट करना चाहिए था, आइए आइए आइए, हम आपको आपके लिए बैठे हुए हैं, तो बुलाना चाहिए था ना। तो फिर आप जो झूठी चिंता है हिंदुओं के प्रति, माने बांग्लादेशी हिंदुओं और पाकिस्तानी हिंदुओं के प्रति आपका जो प्रेम है वो छद्म है, सिर्फ दिखावे के लिए और भारत में हिंदुत्व को उकसाने के लिए ये प्रयास है कि हम, इनका दिखावा है कि हम बांग्लादेशी हिंदुओं के प्रति बड़ी कंसर्न रखते हैं। कोई कंसर्न नहीं है, उनको अपने हाल पर इन्होंने छोड़ दिया। अच्छा एक बताइए हमको, भाजपा के पुराना मांग रहा है भारत को बनाएंगे हिंदू राष्ट्र, तो अगर बांग्लादेश ही बनता है हिंदू राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र अगर, तो क्या दिक्कत आपको है? नहीं, मुस्लिम देखिए, वहाँ सेकुलर की डिमांड यही मोदी सरकार क्यों करती है? मैं कह रहा हूँ कि हाँ, ये एक कंट्राडिक्टरी बात है जो आपने कहा कि मोदी सरकार कह रहे हैं कि यहाँ हिंदुत्व बनाएंगे, वहाँ समाजवाद सेकुलर क्यों खोज रहे हैं भाई? वहाँ भी उनको बनाना है, उनको उनका देश है, उनको कैसे चलाना है उनको छोड़िए ना। वहाँ के अगर हम कह रहे हैं कि सारे हिंदू मुसलमान बन जाएं या सारे मुसलमान हिंदू बन जाएं, उनके आर्थिक और सामाजिक जीवन में क्या फर्क पड़ने वाला है? हमको सबसे बड़ा सवाल ये है। मेरा सवाल आपसे सीधा यही रहेगा कि भारत ही अगर हिंदू राष्ट्र बन जाए तो क्या दिक्कत आपको है? कोई दिक्कत नहीं है, वही मैं कह रहा हूँ ना कि जैसे अगर कोई सारे हिंदू, सारी जातियों, सारे धर्मों के लोग जो है हिंदू बन जाए, या सारे हिंदू सिख बन जाए, सारे मुसलमान सिख बन जाए, उनके, मैं एक सवाल जो सबसे बड़ा है, जो जीवन यापन का माने जो साधन है, जीवन यापन लोग करते हैं, उस जीवन यापन के संसाधन में बढ़ोतरी होगी या घटोतरी होगी, ये देखने की चीज़ है कि हम अगर धर्म परिवर्तन कर लेते हैं तो हमारा जीवन स्तर सुधर जाएगा कि गिर जाएगा। तो अगर जीवन स्तर मतलब कि मेरा आमदनी का स्रोत बढ़ जाता है, हमारा जो पर कैपिटा इनकम है देश का वो बढ़ जाएगा अगर, तो निश्चित रूप से हिंदू राष्ट्र हो जाए, चाहे पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र हो जाए, चाहे कोई राष्ट्र कर ले। लेकिन आप देखेंगे जहाँ भी इस्लामिक देश है, मतलब आप पाकिस्तान का ही देखिए, वो इस सरिया पर देश चलाना चाह रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान वाले लोग सरिया लागू करना चाह रहे हैं, ईरान में सरिया लागू हो रहा था। ईरान का स्रोत जो है आमदनी का वो तेल है, अगर तेल बंद हो जाता है तो उन लोग की हालत खराब हो जाती है। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर सोसाइटी में कुछ अपलिफ्टमेंट होता है, समाज का एक स्तर बढ़ जाता है किसी धर्म, लेकिन ये सत्यापित चीज़ है कि जहाँ भी कट्टरता होगी, धार्मिक कट्टरता होगी, तो बढ़ेगा विद्वेष आपस में, और कोई भी राष्ट्र कभी तरक्की नहीं कर सकता। वो एक खास दायरे में घूम कर रह जाएंगे। लेकिन जहाँ डाइवर्सिटी होती है ना, तो अलग अलग धर्म का अलग अलग अपना रहने का तरीका होता है, और हम लोग हर एक दूसरे के तरीके का अगर सम्मान करेंगे, तो सम्मान करने का मतलब होता है कि हम लोग उसको एडप्ट करने का जगह जहाँ तक होता है हम लोग एडप्ट करते हैं। तो अगर एडप्शन होगा तो ये फिर क्या होगा ना कि जो खुशहाली जो रहती है देश में वो बढ़ेगी, और जब समाज में और देश को खुशहाली होगी तो निश्चित रूप से देश तरक्की करेगा, वो आर्थिक मोर्चे पर भी विकास। 15 अगस्त बीत गया, झंडा फहराया गया था, आपके नेता राहुल गांधी को पीछे बिठा दिया गया था अंतिम में। नहीं, वो तो देखिए, जैसे प्रोटोकॉल का उल्लंघन करना है कि प्रोटोकॉल को लागू करना, ये तो सरकार का माने प्रिविलेज है ना।
अगर वो कहेंगे नहीं आना है राहुल गांधी को, राहुल गांधी नहीं जाएंगे, किसी को नहीं बुलाना है, तो ये प्रोटोकॉल आपको तो बेइज्जत किया है, आपको बेइज्जत किया गया। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। तो प्रोटोकॉल एक होता है, नेता प्रतिपक्ष है, उनको कहाँ बैठना है, उनकी अलग से अलग सीट होती है। अगर उनके प्रस्तावित जगह जो है उसके लिए अगर वो जगह नहीं देते हैं, जो एक ये कोई माने संवैधानिक कानून नहीं है, ये एक प्रोटोकॉल है कि उनको कहाँ बैठाना चाहिए, कहाँ बैठना चाहिए उनको। अगर वो नहीं करते हैं तो ये सरकार की कहिए कि दम है या गुस्सा है कि भाई इस बार हमारी सरकार नहीं मजबूती से बन पाई, इन्हीं लोगों के चलते ये लोग विपक्षी लीडर मजबूत हो रहे हैं, इसलिए हमारी सीटें कम आई हैं। तो ये क्षोभ है, या उसको कह सकते हैं खुन्नस कह सकते हैं। अभी चंपई सोरेन को भाजपा में लाया गया था, फिर उनको पटक के फेंक दिया गया, क्या सोचते हैं आप हैं? यहाँ देखिए, भाजपा हमेशा ऐसा काम करती है कि जैसे अभी पटक के फेंक दिया गया है, इसको आप सीधे तौर पर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कई एस्पेक्ट होता है इसका। जैसे दल बदल का जो कानून है उसको इवेड करने के लिए, उसको निरस्त करने के लिए, उसको झूठ मतलब उससे बचने का बहुत सारा तरीका है। तो अभी चुनाव आने वाला है वहाँ, और सरकार जिसकी होगी वहाँ, उसका चुनाव में निश्चित रूप से कुछ प्रिविलेज होता है। तो भाजपा ने चाहा था कि इनकी सरकार हेमंत सोरेन की गिरा लेंगे चंपई सोरेन की मदद से, और अपनी सरकार बना लेंगे, या नहीं तो राष्ट्रपति शासन लागू कर लेंगे। तो उसमें वो सफल नहीं हुए। चंपई सोरेन, अब कयास लग रहा है कि चंपई सोरेन भाजपा में जाएंगे। हमको पूरा विश्वास है कि चंपई सोरेन भाजपा में नहीं जाएंगे। चंपई सोरेन एक अलग पार्टी उनसे बनवाया जाएगा, और जो मांझी यहाँ कर रहे थे, मांझी को जिस तरह से खड़ा किया गया था नीतीश कुमार के खिलाफ, उसी तरह से चंपई सोरेन को हेमंत सोरेन के खिलाफ उनको भोटटवा के रूप में उनको खड़ा किया गया। कितनी मुश्किल आएगी? मुश्किल, अब तो वहाँ का जमीनी स्तर पर उनकी कितनी पकड़ है ये हमको माने पता नहीं है, लेकिन जैसा सुनते हैं वो एक बहुत ही लोकप्रिय लीडर रहे हैं अपने ज़िले में। कम से कम सरायकेला या 2-3 विधानसभा क्षेत्र में उनका अच्छा पकड़ रहा है, और उससे ज़्यादा वो कुछ कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी भी जो है ना, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जितने भी समर्थक और जितने भी वोटर, वो शिबू सोरेन को अपना धर्म को मानते हैं, ये समझ लीजिए। मतलब उनके दिल में जो नहीं, बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, हाँ बिरसा मुंडा। तो बता रहा हूँ कि अभी भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के जितने भी समर्थक, जितने भी कार्यकर्ता लोग हैं, उनके दिलों में शिबू सोरेन की जो इज्जत है और जो उनके प्रति जो माने श्रद्धा है, वो बिरसा मुंडा के बाद जो अगर वो लोग किसी को मानते हैं तो शिबू सोरेन। तो इसीलिए ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप। हाँ, तो इसीलिए हमको नहीं लगता है कि चंपई सोरेन बहुत कुछ असर डाल पाएंगे, और उनका चूंकि पूरे झारखंड में प्रभाव नहीं है, उनका प्रभाव है बस वही सरायकेला और जहाँ से खरसावां से जीतते हैं वहाँ 2-3 विधानसभा क्षेत्र में उनका प्रभाव है, जैसा सुनते हैं। अच्छा, बिहार में लगा आपके एक सहयोगी नेता थे सहनी जी, वीआईपी पार्टी के, उनकी ताजी की हत्या कर दी गई। फिर आपके जो कितना वो डरे हैं आपकी पार्टी से, कितना जुड़ाव रहा है या आपका लगाव होगा, ये भी एक सवाल रहेगा। आपके पार्टी के जो विधायक हैं उनके टूटने की संभावना कितनी दिख रही है आपको बिहार में? लेकिन विधायक को टूटने और जुड़े रहने का जो है, जैसे बता रहे हैं कि जो वर्कर एक अलग लेवल का चीज़ होता है, और विधायक लोग होते हैं ना, वो एक अलग लेवल के चीज़ होते हैं। राजनीति में उनको अगर इस पार्टी को छोड़ के जाएंगे, दूसरी पार्टी उनको एक्सेप्ट कर लेगी, तुरंत उनको काम टिकट दे देगी। तो जब चूँकि उनका एक बैनर है कि भाई हम विधायक हैं, तो विधायक का टिकट कोई ऑफर कर देगा उनको। तो वैसी स्थिति में अगर किन्हीं को यहाँ से टिकट कटेगा, तो हो सकता है कोई दूसरी पार्टी उनको कहे कि हाँ भाई हम आपको टिकट देते हैं, आप आ जाइए मेरे साथ, तो जा सकते हैं, उसमें कोई इतनी बात नहीं है। अच्छा, कुछ लोग ये बोलते हैं कि लगातार जिस तरह से जब से मोदी का तीसरा कार्यकाल सामने आया है, भारत में जो कर्ज है 205 लाख करोड़ से बढ़ करके 3.5 लाख करोड़ हो गया है। लगातार धड़ाधड़ पुल गिरते गए हैं, यहाँ तक कि पार्लियामेंट जो बनाया गया था सेंट्रल विस्टा नाम से, उसमें भी छेद हो गया, उसमें भी मैंने पानी चू रहा था बरसात में। सारी सड़कें, सारी रेलगाड़ियाँ उड़ रही है, टूट रही है, धरती उलट रहा है। तो
क्या लोग बोल रहे हैं कि अच्छा हुआ जो राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बने या इंडिया गठबंधन प्रधानमंत्री नहीं बने, ये सारे जो है पाप कर्म जो है मोदी को माथा पर ही गया है। इसे कितना सहमत एग्री करते हैं आप? हाँ देखिए, करप्शन तो माने चरम पर है, और सबसे बड़ी विडंबना है कि आप चाहे स्टेट में देख लीजिए कि नीतीश कुमार की सरकार से ज़्यादा भ्रष्टाचार, माने भ्रष्ट सरकार को नहीं कह सकते हैं या पूरा सरकार ही भ्रष्ट कर सकते हैं। तो जितना भ्रष्टाचार नीतीश कुमार की सरकार में है, बिहार में अभी तक नहीं हुआ, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार का चेहरा बहुत साफ है। मीडिया में उनका जो माने छवि बना के मीडिया ने रखा है, या जैसे भी हो, तो एक साफ सुथरी छवि नीतीश कुमार की बनी हुई है, ये बहुत ईमानदार है। लेकिन करप्शन सबसे ज़्यादा है बिहार में, माने बिहार में उनके कार्यकाल में सबसे ज़्यादा करप्शन बढ़ा है। उसी तरह से केंद्र में अगर हम देखते हैं तो करप्शन सबसे ज़्यादा अभी इन 10 सालों में बढ़ा है, लेकिन मोदी की छवि एकदम साफ सुथरा है। लोग कहते हैं भाई उनका कोई है ही नहीं, किसके लिए वो कमाएंगे, किसके लिए भ्रष्टाचार करेंगे। लेकिन ये सब कहने की बात होती है कि कोई मेरा नहीं है तो हम कमा करके जमा नहीं रखेंगे, भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। भ्रष्टाचार के बहुत सारे कारण होते हैं, तो करप्शन तो निश्चित रूप से बहुत लोग यही बोलते हैं गब्बर सिंह का ना बाल था ना बच्चा था ना बीवी थी, फिर भी डकैती करता था। तो वही हाल है कि यहाँ भी करप्शन चरम पर है केंद्र सरकार में। सारे कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में चले जाइए, चाहे वो रेल हो चाहे सड़क हो, रोज आप घटनाएं सुनेंगे, वहाँ सड़क टूट गई, नई सड़क बन रही है टूट गई, पुल बनते बनते गिर जा रहा है, समझे कि नहीं। ये जो अगवानी पुल जो है भागलपुर में जो बन रहा है, तीसरी बार गिरा है उसका स्ट्रक्चर। आज तक ऐसा उदाहरण नहीं है पूरे भारत में कि पुल बन रहा है, उसका स्ट्रक्चर गिर जा रहा है, फिर खड़ा हो रहा है, फिर गिर जा रहा है। ये एक माने ज्वलंत उदाहरण है करप्शन का, इससे बढ़िया उदाहरण नहीं हो सकता है। अच्छा, शिबू सोरेन जब देख लीजिएगा कि एसपी सिंगला जब आई थी बिहार में, वो बहुत छोटी कंपनी थी, जितना बड़ा बड़ा काम उसको दिया गया वो डिजर्व नहीं करती, लेकिन नीतीश कुमार ने उनको बहुत बड़ा काम, तो बड़ा काम दिया, आज कर रहे हैं। वही हाल है, आप देखेंगे कि अडानी अंबानी का जो नेट वर्थ है, मैंने उनका जो 10 साल पहले जो नेटवर्क था और आज नेटवर्क कितना बढ़ गया। तो कहीं ना कहीं जो पैसा है वो करप्शन के माध्यम से किसी खास जगह जमा हो रहा है। तो ये करप्शन का ही देन है कि आज रेलवे की पूरी स्थिति है, और आपका पुल गिर रहा है, सड़क बनते बनते खराब हो जा रही है। नहीं, आप अगर आते सरकार में अगर तो ये सब रीजन आपके रीजन में होता चीज अगर, तो बदनामी तो आपकी होती ना। हाँ, निश्चित रूप से मैंने छोपा जाता। तो ये आप मानते हैं अच्छा हुआ जो हमारा प्रधानमंत्री नहीं बना? नहीं, जांच बैठाया जाता ना। सरकार अगर ये मतलब मानना अच्छा नहीं है कि हमारी सरकार नहीं बनी तो अच्छा हुआ। अगर हमारी सरकार बनती तो हम कम से कम ये जहाँ से 2024 से आगे करप्शन जो और बढ़ेगा उसको नियंत्रित करते। और इन सारे जो घटनाएं हो रही हैं, सारे पुल टूट रहे हैं, सारे जो कंस्ट्रक्शन का पुल गिर रहा है, सड़क गिर रही है, सेंट्रल विस्टा में छेद होकर के पानी छू रहा है, राम मंदिर में पानी छू रहा है, तो इन सबों पर जांच बिठाती हमारी पार्टी, और उससे जो भी कल्प्रिट रहते हैं उनको सजा दी जाती है। बिल्कुल, आप ये बोलते हैं ये बच गया वो लोग अगर आपका नहीं रहने की वजह से। मेरा एक सवाल रहेगा कि अभी हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए हैं और आते ही उन्होंने घोषणा किया है कि हर किसी को 1000 रुपया देंगे, नज़दीक चुनाव आने वाला है, तो क्या ये नहीं लगता है कि लालच दे रहे हैं आप वोटर्स को? देखिए, चुनाव में घोषणा इस तरह की तो सभी पार्टियाँ करती है। आज देखिए ना, किसान सम्मान निधि जो दे रहे हैं साल में 6000 रुपया मोदी जी, वो क्या है? अगर आप कह रहे हैं कि सोरेन घोषणा कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? किसान सम्मान निधि है क्या? तो इस तरह से सभी पार्टियां चाहती हैं वोटरों को आकर्षित करने के लिए घोषणा किया है। आपकी एक राज्य सरकार और है जो गठबंधन में शामिल है, वो है ममता बनर्जी, बंगाल, पश्चिम बंगाल। वहाँ बलात्कार को लेकर काफ़ी सुरक्षा बटोरी जा रही है, बटोरी वही है। क्या कहेंगे आप, इतने भ्रष्ट क्यों है आपके नेता? जैसे देखिए, बात है कि घटनाएं क्राइम जो है, क्राइम हो जाना और क्राइम को रोकना,
और क्राइम के बाद जो है मैंने क्राइम को रोकने में विफलता, क्राइम हो जा रही है उसके बाद मैंने दोषियों को पकड़ करके सजा देना, दो अलग अलग चीज़ें। तो क्राइम का दर जो है देश में कितना, या अपने राज्य में या किसी जगह पर किसी खास एरिया में देखते हैं कि कितना क्राइम घटा। हमारे शासनकाल में कोई पार्टी की सरकार बनती है और उसमें शासनकाल में क्राइम कितना घटा, कितने दोषियों को सजा मिल रही है, ये बड़ा मुद्दा है। और क्रिमिनल को अब आपके मन में क्या है अभी चल रहा है, या हमारे मन में क्या चल रहा है, हमको किसी से दुश्मनी है और हम एक आदमी हो रहा है कि भाई सर हैं, दूसरा आदमी है, जहाँ से झंझट, कोई दुश्मनी नहीं है। कई बार घटना देखते हैं कि रोड रेज में हत्या हो जाएगी, है ना। तो इन घटनाओं को रोकना थोड़ा उतना आसान नहीं है, क्योंकि संविधान में ऑलरेडी इतना कड़ा प्रावधान है, बावजूद उसके लोग हत्या कर दे रहे हैं, बावजूद उसके बलात्कार लोग कर रहे हैं। तो ये सामाजिक पहलू नज़र से, सामाजिक पहलू के नज़र से इस पर सोचना चाहिए। और बलात्कार की घटनाएं जो है ना, ये हमारे संस्कृति का जो कोई भी हम धर्म पर नहीं बोल रहे हैं, मानव संस्कृति में जो विकृति आ रही है, एक दूसरे के प्रति जो हमारा सोच जो खराब हो रहा है और हम जितने स्वार्थी होते जा रहे हैं, तो ये इसका सबसे बड़ा कारण है। खाली बंगाल में एक घटना घटी है और भी घटना वहाँ हो रही होगी, ऐसा नहीं है। ये घटना क्योंकि डॉक्टर के साथ घटी है, पुल पकड़ ली है, लेकिन रोज ऐसी घटनाएं घट रही हैं। लेकिन बदलापुर महाराष्ट्र में हाँ, ऐसा ही घटना हुआ है। वहाँ पुलिस ने ही बकायदा मारा है उन लोगों को जो कि विरोध कर रहे थे बलात्कार घटना कि क्यों हो रहा है, इसको गिरफ्तार कीजिए। ये घटनाएं जो घट रही है, इसके लिए पूरा सामाजिक ताना बाना जो हमारा है, जो बिखर रहा है, वो इसके लिए दोषी है। हम अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहे, अपने बच्चों को वो संस्कार नहीं दे रहे हैं कि माने लड़कियां जो हैं सिर्फ भोग की चीज़ नहीं है कि आप ऐसा कर सके। तो ये हमारे घर से निकलेगा, ये क्या बोलते हैं, मतलब हमारा संस्कार जो है। तो आप ये कह सकते हैं कि पिछले माने काफ़ी वर्षों से इसमें गिरावट आ रही है, और हम अपने बच्चों को या हमारे भी गार्जियन हमको मान लीजिए संस्कार दे पाए, हो सकता है कि उतने सारे गार्जियन अपने बच्चों को वो संस्कार नहीं दे पा रहे हैं, जिसके कारण ये घटनाएं बढ़ रही हैं, लगातार बढ़ते जा रही हैं। बलात्कार की घटनाएं रोज बढ़ रही हैं। कल का एक आंकड़ा आया था, किसी ने पोस्ट करके निकाला था कि हर दिन पूरे भारत में 99 बलात्कार, लेकिन सारी घटनाएं तभी रह जा रही हैं। और ये कभी कोई की घटना जैसे उभर जाती है, तो कारण से ट्रिगर कर जाता है, वहाँ लोगों के दिमाग में वो छा जाता है और लोग उसके खिलाफ आवाज़ उठाने लगते हैं और निकाल दी। जैसे अभी कलकत्ता में हो गया, इसके पहले निर्भया के समय हुआ था, बहुत बड़ा आंदोलन उठ खड़ा हुआ था। तो क्या लगता है पश्चिम बंगाल की सरकार अक्षम है, वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लागू करना चाहिए? नहीं, ये तो देखिए, ये पूरी तरह से उसको राजनीतिकरण किया जाता है। सरकार अगर उनको पकड़ने में, दोषियों को पकड़ के सजा देने में सक्षम नहीं होती, तब वो बात है कि भाई ठीक है, सरकार देखिए, या सरकार के प्रो लोग उसको माने सरकार उसके बचाने में लग जाती, तब फिर होता कि हाँ भाई ये सरकार देखिए बचा रही है। ये एक बड़ा सवाल आपने जवाब दिया आपने कि सरकार बचाने में नहीं, सरकार दोषियों को पकड़ने में कारगर काम निभा रही है। और वही महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार है, शिंदे भाजपा की सरकार है, जो कि रेपिस्टों को बचाने की कोशिश कर रही है। और जो कोई विरोध कर रहे हैं इस घटना का, उन पर ही लगभग 300 FIR दर्ज किए गए हैं और 40 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। जबकि पश्चिम बंगाल में हजारों लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, किसी को भी पुलिस ने नहीं रोका है, किसी तरह की भी FIR नहीं दर्ज की गई है, किसी तरह की गिरफ्तारी वहाँ पर नहीं की गई है उन विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों का। एक बड़ा चीज रहा, अंतर रहा है बंगाल में और भाजपा शासित महाराष्ट्र बंगाल में। जैसे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, घटना के विरोध में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके खिलाफ, उनके ऊपर हमला किया, और उस हमले में उसको जो आ रहा है, BBC के एक रिपोर्ट हम पढ़े हैं, तो उसमें देखे हैं कि जैसे वहाँ बहुत सारा क्लब है, मैंने
पूजा कराने वाला क्लब सब जो वहाँ मतलब कहाँ, बंगाल में? हाँ, हम्म। तो कलकत्ता में, तो उस सभी क्लबों में लोग जमा हुए, सभी लोग वहाँ प्रोटेस्ट के लिए गए हैं, और वहाँ प्रोटेस्ट के लिए सबको बुलाया गया है। और वहाँ पर स्थिति ऐसी हो गई है कि इन्होंने प्रोटेस्टर के खिलाफ ही हमला शुरू कर दिया। तो निश्चित रूप से वहाँ जो हजारों लोग जमा हुए थे, उसमें कुछ 100 लोग जो थे वो प्लांटेड थे, कि वहाँ जाकर के हमको हंगामा करना है, उन लोगों के खिलाफ ये। क्या आपका इशारा भाजपा की ओर है? यस यस, ये माने भाजपा का ही काम है कि उसमें अपने लोगों को घुसा करके, ये हमेशा करती रही। आप सिख दंगों का, दिल्ली के सिख दंगों का अगर आप वहाँ के लोगों से आप जानना चाहेंगे, अगर दिल्ली के दंगों के समय जो लोग वहाँ थे उनकी बात अगर जानेंगे तो आपको यह स्पष्ट होगा। उसके पहले आज़ादी के समय की जो बात करें, जितने दंगे भड़के भारत में, जितने दंगे हुए, सारे के पीछे उन लोगों का बड़ा हाथ है, आरएसएस का हिंदू महासभा का। हिंदू महासभा। तो इन लोग का काम यही है कि उस भीड़ में अपने लोग घुसा दो और दंगा। तो जो घटना हुई है, अब इसको ममता जी को चाहिए कि हमें बारीकी से जांच करके उन सारे लोगों को एक्सपोज करना जो इसमें घुस करके, और जो माने वहाँ तो सीबीआई पहुँच गई है जांच करने के लिए। हाँ, तो सीबीआई का अपना काम है, सीबीआई जांच करेगी रेप की घटना का ना। और रेप के घटना के विरोध में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण ढंग से मोमबत्तियां जला रहे हैं, उनके ऊपर हमला करने वाले लोग कौन थे, इसको तो सीबीआई एक्सपोज नहीं करेगी। ये काम है बंगाल पुलिस का। इसे हम आग्रह भी करेंगे ममता बनर्जी से कि वो इसको बारीकी से खोज करके निकाले उन लोगों को, और चाहे वो तृणमूल का ही आदमी क्यों ना, उसको माने कड़ी से कड़ी सजा। एक मैसेज आया कि नहीं, देखिए हमने भाई अपने कार्यकर्ताओं को भी नहीं कहा, तो कई ऐसे भी लोग होंगे जो तृणमूल से जुड़े हुए होंगे, सीपीआई से, सीपीएम से जुड़े हुए होंगे, कांग्रेस के जुड़े हुए होंगे, लेकिन जो उसमें जितने लोग गए हैं उस प्रोटेस्ट में, जो हमलावर हो गए प्रोटेस्टर, उन सारे लोगों में बहुत कम उम्र के, 25 से ज़्यादातर लोग 25 से नीचे के उम्र में। तो उन लोगों को मोटिवेट कर देना, उन लोगों को के मोटिवेशन को डाइवर्ट कर देना बहुत आसान है, और इन लोगों को पता नहीं है कि हम क्या करना चाहते। तो वो ऐसी स्थिति में वो हो सकता है किसी का समर्थक हो, वहाँ पर जाने के बाद उसको अरे देखो ऐसा हो रहा है, हम लोग पर हमला हो गया है, तो वहाँ जाकर के वो लोग मारपीट शुरू कर दिया, हॉस्पिटल को नुकसान पहुँचाना शुरू कर दे। तो इसके पीछे का षड्यंत्र को जरूर उजागर करना। ये एक बड़ी आपने बात कही है। प्रभात जी, मुझे एक बताइए, अंतिम सवाल मेरा रहेगा कि बिहार में भी चुनाव होने जा रहा है, अगले साल ही होगा, तो क्या लगता है आपको कि आप क्या स्थिति में रहेंगे? नीतीश कुमार के साथ रहेंगे या अलग रहेंगे, या फिर आप इंडिपेंडेंट जो बनाया है इंडिया गठबंधन वो तरफ से लड़ेंगे? जैसे देखिए, नीतीश कुमार के साथ जाना या नीतीश कुमार का मेरे साथ आना, हम लोग के गठबंधन के साथ आना, दो बातें। हम लोग और नीतीश कुमार क्या करेंगे, किस गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे, ये एक ही आदमी जानता है, वो नीतीश कुमार। और इसलिए उस पर कहना कि नीतीश कुमार हमारे गठबंधन के साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये कहना माने बिल्कुल फिजूल बात है। तो रही बात, लेकिन हम लोग उनके भरोसे चुनाव थोड़े लड़ रहे हैं, अभी लोकसभा चुनाव उनके भरोसे थोड़े लड़े हम लोग अपने भरोसे, अपने कार्यकर्ताओं के दम पर, अपने वोटरों के दम पर, अपने गठबंधन के साथियों के दम पर चुनाव लड़ेंगे। और हमें उम्मीद है कि हम लोग अच्छा प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो एक मुहिम चल निकला है और लोग जिस तरह से समर्थन कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि इस बार हम लोग सरकार बनाएंगे। एक सवाल और रहेगा, थोड़ा सा जोड़ देता हूँ मैं इसमें। यहाँ पर कांग्रेस के एक प्रत्याशी हो गए हैं पप्पू यादव, क्योंकि वो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि इस बार चुनाव में पप्पू यादव के साथ लेके चलेंगे आप लोग? अब ये तो जैसे कांग्रेस चूँकि साथ है हम लोगों के, कांग्रेस में पप्पू यादव हैं और कांग्रेस महागठबंधन में है, तो निश्चित रूप से पप्पू यादव गठबंधन से बाहर नहीं रहेंगे, उनका रोल रहेगा, योगदान रहेगा। ये थे आरजेडी के नेता प्रभात कुमार, इन्होंने बताया बहुत अच्छी तरीके से किस तरह से भारत में
मोदी सरकार काम कर रही है और किस तरह से देश को गर्त में डुबोने और लोगों को बदनाम करने में लगी हुई है। इनका एकमात्र काम बचा हुआ है मोदी सरकार का सत्ता गिराना, सत्ता पर अपना लोगों को बैठाना। जो और कई सारे कानून बनाए थे, ब्रॉडकास्टिंग कानून बनाए थे, वक्फ बोर्ड कानून बनाए थे, आपको लेटर वाला काम, एंट्री वाला काम किए थे, ये सभी को उन्होंने वापस लिया है। लेकिन इससे सर रुकेगा नहीं, आगे भी बढ़ता रहेगा। कोई और नए रूप में कानून पारित करेंगे, नए कानून बनाएंगे और कितना उसको रोक पाएंगे ये भी एक सवाल रहेगा इंडिया गठबंधन के लोगों को, जनता के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। खैर हम अपनी बात समाप्त करते हैं और देखते हैं अगले चुनाव में भारत में क्या होता है और ये आपको बिहार में, झारखंड में क्या दिखता है। नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को यथासंभव आर्थिक योगदान देने का भी प्रयास कीजिए। नमस्कार।